नेक्स्ट पोइम है अपनी एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। इसमें 29 स्टेंजा हैं और 3 स्टेंजा इसके एपिटैफ में हैं। एपिटैफ होता है कब्र पर लगाए जाने वाले पत्थर। तो जिसमें टोटल 32 स्टेंजा है और हर एक स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं। यह थोड़ी लंबी पोइम होगी, इसको हम 2 से 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, अच्छे से इसको करेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं आज की पोइम। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, रिटन बाय थॉमस ग्रे। देखिए आपके एग्जाम में पोइम्स में से क्या क्या आएगा। एक तो आपका कोई भी पोइम का पैराग्राफ आएगा, पोइम के लाइन्स आएंगी, उनको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट नाम से आएंगे, यानी व्याख्या आपने करनी है। जैसे हिंदी के एग्जाम में गद्यांश या पद्यांश की आप व्याख्या करते हो, इसी तरीके से इंग्लिश में भी आपने पोएम के स्टेंजे के ऑप्शन मिलेंगे और कोई भी एक स्टेंजा आप उसमें से उठाएंगे और उसका आपने इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करना है। तो जी पेपर में आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन नंबर लिख देंगे आप जो भी है 1 2 3 4। उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर एक लाइन का स्पेस आप छोड़ेंगे आंसर शीट पे, फिर आप रेफरेंस लिखेंगे और लिख सकते हो कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि ये लाइंस कौन सी पोएम से लिखी गई हैं, कौन से पोइट हैं, इनके इंग्लिश में लिखेंगे। आप लिखेंगे जी दिस लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस पोएम रिटन बाय दिस पोइट, और लिख सकते हैं कि फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश जिसका नाम है फ्रेग्रेंसेस, और फ्रेग्रेंसेस का एफ कैपिटल आएगा और पूरा स्पेलिंग आप सिंगल इन्वर्टेड कोमास में बंद करेंगे। और जो किसी पोइम का नाम है, पोइट का नाम है, वो भी आप सिंगल इन्वर्टेड कोमास में बंद करेंगे। बच्चों डबल इन्वर्टेड कोमास में वो लाइंस बंद होती हैं जो या तो किसी पोइम से उठाई गई हैं या किसी के एज इट इज वर्ड्स होते हैं। जैसे नरेशन चैप्टर हम करते हैं ग्रामर में, उसमें डबल इन्वर्टेड कोमास में बंद होती हैं सेंटेंस, इसका मतलब किसी के कहे हुए एज इट इज वर्ड्स, किसी पोइट का नाम, पोइम का नाम या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड, उसको आप सिर्फ सिंगल इन्वर्टेड कोमास में बंद करेंगे। चलिए आज की पोइम शुरू करते हैं। तो जी पोइम है हमारी एक गांव के बारे में है और उस गांव में हमारे पोइट गए हुए हैं और उस गांव में क्या देखते हैं कि जी कोई अपना कब्र, जहाँ कब्रें जहाँ होते कब्रिस्तान में वो गए और वो शाम का टाइम था और देख रहे थे कि कुछ कब्रें एकदम, उनके कब्र का पत्थर एकदम बढ़िया सा लगाया हुआ है, उस पे नाम अच्छे से लिखा हुआ है। लेकिन ज़्यादातर कब्रों का क्या था, उनकी कोई देखभाल नहीं थी, एपिटैफ भी उनका छोटा सा लगा हुआ था और जी उस पे कुछ अच्छे से वर्ड्स नहीं लिखे थे, ऊबड़ खाबड़ सी ज़मीन थी। अब पोइट हमारे जो हैं थॉमस ग्रे, थॉमस ग्रे उनके बारे में सोचते हैं कि ये जो लोग इन कब्रों में सोए हुए हैं, ये कौन जानता है कि इनकी जिंदगी क्या हो सकती थी, क्या लाइफ में ये कर सकते थे। इस पोइम का कंक्लूजन यही है कि पोइट ने आम लोगों के बारे में, रस्टिक, रस्टिक मतलब रूरल, रस्टिक मतलब रूरल, एक होता है आपका अर्बन, अर्बन मतलब शहरी। तो जी अर्बन और रस्टिक एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एंटोनिम्स हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थ हैं। तो जी पोइम की फर्स्ट आपका स्टेंजा है, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लविंग हार्ड विंड स्लोली ओवर द ली। पोइट कहते हैं कि शाम का टाइम है और पशु, इसका मतलब है चरते हुए, हर्ड मतलब झुंड, पशु शाम के टाइम चरने के बाद अपने घरों की तरफ जा रही हैं और उनके गले में जो घंटियां बंधी हुई हैं वो बज रही हैं। पार्टिंग डे, डे मतलब दिन, पार्ट हिस्सा होना, पार्टिंग हिस्सा होता हुआ, यानी दिन ढल रहा है और शाम होने वाली है और शाम के टाइम जितने भी जानवर थे चरने के लिए बाहर निकले थे वो अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स विद वेरी वे, प्लोमैन जो हल चलाने वाले लोग हैं यानी किसान लोग हैं, होमवर्ड घर की तरफ जा रहे हैं, एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, वेरी वे का मतलब भारी कदमों से, यानी
जो हल चलाने वाले लोग यानी किसान हैं, खेतों में काम करके अपने घरों की ओर जा रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड मी, और मुझे और इस दुनिया को अंधकार में छोड़ते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वो लोग घरों की तरफ बढ़ रहे हैं, अंधकार बढ़ता जा रहा है और मैं और ये पूरी दुनिया अंधकार में डूब रही है। नेक्स्ट स्टेंजा आपका, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड एंड ऑल द एयर a solemn stillness holds, save where the beetle wails in his drowning flight and drowsy tinkling द डिस्टर्बेंस फ्लड। देखिए फॉल्स है, सॉरी। देखिए आप एक एक वर्ड को ऐसे हम पढ़ के चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको एक काम करना है, अपनी पोइट्री में अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर टेलीग्राम पे अपने यूट्यूब चैनल के नाम से एक चैनल मिलेगा, या अगर आप लिंक से सर्च करना चाहते हो तो RGMUCHANA, बिना स्पेस के आप ये सारे लिखेंगे तो जी टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, चैनल का लिंक है ये, आपको चैनल मिलेगा। वहाँ पे सभी पोएम्स के PDF मैंने डाउनलोड किए हैं, वहाँ पे अपलोड किए हैं, सॉरी। आप वहाँ से अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए और जितने भी आपके सामने वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के मीनिंग अपनी नोटबुक में लिखिए। आपको वर्ड मीनिंग क्लियर है तो मैं आराम से आपको इनकी लाइंस की हिंदी समझा सकती हूँ। ऐसे एक एक लाइन को करेंगे तो बहुत बड़ी पोएम है, इसको हफ्तों लग जाएंगे एक ही पोएम में अपने को। तो आप अपनी तरफ से थोड़ा मेहनत कीजिए और हम स्मार्ट वर्क करते हैं क्योंकि एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं। ऑलरेडी मैं एक हफ्ता लेट हूँ आपकी वीडियो बनाने में। अब मेरी कोशिश होगी कि आपको लगभग विद इन दिस वीक मैं आपका सिलेबस निपटा दूँ विद एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम। आपके क्वेश्चन आंसर होंगे और आपका ग्रामर भी उसी में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्टेंजा में पोइट कहते हैं फेड्स, फेड होना, फीका पड़ जाना, ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड, यानी चमकदार दिन अब फीका पड़ रहा है, एंड ऑल द एयर अ सोलमन स्टिलनेस होल्ड, अब हवा में एक स्टिल, स्टिल का मतलब तो फिर भी होता है एव्स, और स्टिल का मतलब स्थिर भी होता है, स्थिर एकदम कांस्टेंट फॉर्म में जो हो, स्टिलनेस खामोशी, स्थिरता, यानी माहौल में अब खामोशी आ रही है, स्थिरता आ रही है। एंड से वेयर बीटल विल्स, अब यहाँ पे ड्राउनिंग फ्लाइट, अब ये छोटे मोटे जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी बात है कि वो उड़ रहे हैं हवा में और उनके पंखों की आवाज से ही पूरे वातावरण में गूंज रहे हैं। इस लाइन का मतलब ये है। आगे है सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर एविमेंटल टावर द मोपिंग ऑल डज टू द मून कंप्लेन, यानी शिकायत करना। अब पोइट क्या कर रहे थे, पहले तो गांव में वो इधर उधर टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि जानवर चर के वापस घर आ रहे हैं, किसान अपने खेतों से वापस थके हुए कदमों से घर आ रहे हैं और आसपास वातावरण में एकदम चुप्पी है, सन्नाटा है, शांति सी है और आसपास छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो आवाजें कर रहे हैं। अब पोइट कैसे हैं, चर्च में चले जाते हैं, वहां पे यार्ड का मतलब आ, आंगन होता है, चर्च यार्ड, चर्च के आंगन में चले जाते हैं जहाँ खुला मैदान है। और कंट्री चर्च यार्ड का मतलब है देश के किसी गांव में कहीं गए हैं और वहां पे जो चर्च है उसके मैदान की बात है। अब जी पोइट अपने चर्च यार्ड में चले गए, चर्च के मैदान में चले गए, वहां पे उन्होंने पेड़ देखा और उस पेड़ पे एक उल्लू बैठा था। पोइट वहां पहुंच गए, अब कह रहे हैं कि मेरे पहुंचने से जो उल्लू था उसकी शांति भंग हो गई है, उसके एकांत में मैंने खलल डाल दिया है। अब वो मून की तरफ देखकर वो उल्लू कह रहा है, शिकायत लगा रहा है मून को कि देखो मैं अकेला रहता था, मेरे अकेलेपन में कोई इंसान यहाँ पे टहल रहा है और उस इंसान ने मेरे अकेलेपन में खलबली मचा दी। ऑफ सच एज वॉन्डरिंग, वॉन्डर का मतलब भटकना, एक होता आपका WONDER, वंडर का मतलब हैरानी होती है, हैरान होना। वंडरफुल, इसमें फुल आपका सफिक्स जुड़ जाएगा, वंडरफुल शानदार। अब एक होता है आपका वंडर,
स्पेलिंग है WANDER। वंडर का मतलब भटकना। देखिए टहलने और भटकने में क्या डिफरेंस है। टहलने और भटकने में आपकी डायरेक्शन का डिफरेंस है। अगर आप किसी मकसद से कहीं जा रहे हैं, मकसद से कहीं गए, आपको पता है कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है, मैंने कहाँ जाना है और क्यों जाना है, पर्पज है आपके पास, एकदम क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है, तब तो आप वहाँ पे कहीं गए हुए हो। लेकिन आपके पास कोई दिशा नहीं है, जब मर्जी जहाँ मर्जी उठ के चल पड़े। एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, आपकी एक मूवी है जब वी मेट, उसके बिल्कुल ओपनिंग सीन में आपके जो हीरो होते हैं शाहिद कपूर, वो उनको पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, वो निकल पड़ते हैं ऑफिस से, जैसे लोग बोल रहे हैं उनको सुनाई भी नहीं देता, वो बोलते जा रहे बट उनका ध्यान नहीं है। अब वो ऑफिस से निकल गए और गाड़ी को रास्ते में लगाया कहीं पे, वहीं पे चाबी रख दी उसके ऊपर। उसके बाद लोग जहाँ जा रहे थे वो अपोजिट डायरेक्शन में उनके साथ साथ निकल पड़े, बस में चढ़ लिए, बस के बाद ट्रेन दिखी, ट्रेन की ओर चल पड़े, नहीं वो भटक रहे थे, वो वॉन्डरिंग थे। अब बैक टू टॉपिक, ऑफ सच वॉन्डरिंग नियर हर सीक्रेट बॉर, यानी कोई सीक्रेट का मतलब छुपी हुई, यानी उल्लू एकदम छुपी हुई जगह पे रहता था और किसी ने उसकी एकांत में खलबली मचा दी, एकांत में खलल डाल दिया है। मॉलेस्ट हर एंशियंट सॉलिटरी रेन, सॉलिटरी मतलब एकांत, रेन मतलब एरिया, यानी एकांत में बाधा। आगे है बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट ये थ्री सेड वेर हैवी। देखिए आप लाइन पढ़ लीजिए, वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, मैं हर एक लाइन का मतलब और पूरे पैरे का मतलब आपको समझा देती हूँ, वरना हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसका मतलब है कि जो पेड़ है वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे जिनकी छाया थी, उनके नीचे जो कब्रें थी, वेर हैव्सन टर्फन मैनी मोल्टिंग हिप, और जो ढेर लगे पड़े थे, यानी ऊबड़ खाबड़ वहाँ पे जमीन थी और ऐसी ऐसी कब्रें, एकदम मतलब अच्छा सा एरिया नहीं था, दिखने में लग रहा था कि जैसे वो इग्नोर एरिया है, इग्नोर्ड है, वो उसको इग्नोर किया गया है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, लेड मतलब लेटा हुआ, यानी हर एक इंसान, पेड़ के नीचे जितनी भी कब्रें थी और हर एक इंसान अपनी अपनी कब्र में हमेशा के लिए लेटा हुआ है। नैरो मतलब भीड़ी सी, सेल मतलब कोठरी। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। अब फोर फादर्स होते हैं आपके पूर्वज, यानी जो पूर्वज हैं वो हमेशा के लिए वहाँ पे सोए हुए हैं। नेक्स्ट है द म्यूजिक फॉर इंसेंस ब्रीथिंग बॉन द स्वेलो ट्विलिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड। स्ट्रॉ बिल्ट का मतलब है घास से बनी हुई, यानी अब उनकी कब्रों के बारे में पोइट जिक्र करते हैं। पोइट कहना चाहते हैं कि कोई भी कुछ भी कर लें, अब उनमें कोई भी बात जान नहीं डाल सकती, उनकी अच्छी मॉर्निंग नहीं हो सकती। वो तो हमेशा के लिए उनकी जो घास के बने हुए जो कब्र कह सकते हैं, घास वाले शेड में वो सोए हुए हैं। पोइट कहते हैं अब उनको कोई भी नहीं जगा सकता। मॉर्न मतलब आपकी मॉर्निंग होती है, मॉर्न है शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं, इसी पैराग्राफ की हाफ लाइन्स आगे हैं आपकी, तो जी इसमें लिखा है द क्लॉक श्रिल क्लैन और एकांग हॉर्न, यानी अब कोई भी या तो मुर्गा बांग दे या कुछ भी कोई कर ले, उनको कुछ भी उन कब्रों से जगा नहीं सकता। दे आर स्लीपिंग फॉर एवर नोर शेल राउज देम फ्रॉम देयर लॉवली बेड, यानी उनके जो नीचे बेड, यानी कब्र को खोद के नीचे उसमें इंसानों को उनकी अंतिम यात्रा की जाती है ना, यानी नीचे जो बेड पे सोए हुए हैं, नीचे वाले बेड पे जो सोए हैं उनको कोई भी अब उठा नहीं सकता। बाकी के स्टेंजा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमने 5 स्टेंजा का एक्सप्लेन किया, 5 स्टेंजा के एक्सप्लेनेशन हमने कर ली और बाकी के आगे। देखिए कोशिश थी मेरी कि मैं आपके लिए डेली वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरे ऑफिशियल काम बहुत आगे थे। अब मैंने ऑलमोस्ट अपने सारे काम निपटा लिए हैं, अब आपके लिए लगभग जल्दी से जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूंगी।